Hello students. So today we are going to discuss the next topic in wave optics. अगला टॉपिक हमारा coherent and incoherent addition of waves. Addition of waves. तो ये टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिया हुआ है हम लोगों को. क्या करने वाले हैं कि we will try to understand कि how multiple waves interfere. Basically two waves, how they interfere. Light waves की बात कर रहे हैं. At any point on screen, we are going to find out what is the reason why when we had taken two sources, there was alternate dark bright fringes on the screen. Alright. So this means कि ये जो sources है light के, they were acting like waves which were going to interfere at any point P on the screen. अब वहाँ पे डार्क भी बन रहा है, ब्राइट भी बन रहा है, ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट बन रहा है. तो क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ब्राइट फ्रिंज बनेगा, क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगा. इसको फ्रिंज भी फ्रिंज कहते हैं. ये ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, मतलब इस पैटर्न को फ्रिंज कहते हैं. व्हाट आर द मेन सब टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि मतलब हम लोग क्या करेंगे कि रिजल्टेंट डिस्टरबेंस कहने का मतलब है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट, जब दो वेव्स इंटरफेयर कर रहे हैं स्क्रीन पे जाके, सो दे विल क्रिएट आइदर डार्क और ब्राइट. तो उस डार्क और ब्राइट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, एम्पलीट्यूड्स के टर्म्स में कह रहे हैं. जो वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड्स के टर्म्स में कह रहे हैं. हाँ, नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर कंडीशंस फॉर ब्राइट एंड डार्क. यानी कि तो मैक्सिमम एंड मिनिमम का एक्सप्रेशन क्या होगा. तो बेसिकली हम लोग इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं. इसी से जुड़ा होता है इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम की बात करेंगे. ऑलराइट. इसी से जुड़ा हुआ है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. These are the subtopics which we will basically cover in this topic. Okay. So let us move on. Coherent sources of light. So what are coherent sources of light? तो coherent sources का मतलब क्या है? Two sources will be said to coherent if they are of same frequency and maintain a constant phase relationship. So let us write this down. So two sources of lights तो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होते हैं? टू सोर्सेस ऑफ लाइट्स which have same frequency and maintain a constant phase difference, जिसको कि phi भी कहते हैं हम लोग. जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें, सपोज कर लो कि वी हैव a source of light, इसको कह दे रहे हैं S1, है ना, और दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज S2. तो अगर S1 का वेव ऐसे ऐसे इस तरीके से है हमारा, और S2 का जो सोर्स है इस तरीके से है. ओके. तो व्हाट वी कैन सी, दीज बोथ वेव्स, इसमें क्या है,
फेज डिफरेंस कांस्टेंट है हर जगह। अगर हम देख लें दोनों के क्रेस्ट के बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है यानी कि फेज डिफरेंस फाई है, कहीं भी हम देखेंगे कि वो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, वो दूरी मेंटेन करके वेव्स चल रही हैं। सो वी कैन कॉल दीज टू सोर्सेस S1 एंड S2 आर कोहेरेंट और फ्रीक्वेंसी भी सेम है ना, टाइम पीरियड सेम दिख रहा है ना दोनों का, सेम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इसलिए ये दोनों S1 एंड S2 आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, हियर S1 एंड S2 आर कोहेरेंट। ओके, एंड such sources which do not obey, which do not have same frequency and constant phase difference, those will be called as incoherent. alright, तो incoherent का मतलब समझ ही गए, incoherent यानी कि frequency not same, frequency not same and phi is not constant। जैसे एक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ये S1 डैश, तो और एक और सोर्स हम लोग कहीं पास में ही ले लें S2 डैश, कुछ इस तरीके का जाए, तो देख रहे हैं ना यहाँ पे जो फेज रिलेशनशिप है वो बिगड़ गया। यहाँ पे फेज डिफरेंस कुछ और है, यहाँ पे फेज डिफरेंस कुछ और हो गया, उधर कुछ और हो गया, कहीं कुछ और हो गया, है ना। सो दीज सोर्सेस आर इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट्स। ओके, यानी कि इनकोहेरेंट सोर्सेस S1 डैश एंड S2 डैश आर इनकोहेरेंट। ऑलराइट, सो ये थे हमारे कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट्स। तो क्यों इनकोहेरेंट और कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? सो रीजन ये है कि इन ऑर्डर टू सी ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी कि अल्टरनेट ब्राइट डार्क जो फ्रिंजेस बन रहे हैं स्क्रीन पे, वो तभी बन पाएंगे जब हमारे दोनों सोर्सेस जो कि स्क्रीन पे जाके इंटरफियर कर रहे हैं और अल्टरनेट ब्राइट डार्क बना रहे हैं, वो कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप यानी कि कोहेरेंट अगर होंगे तभी हमें दिखाई देगा वो इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न। इसमें क्या होगा कि इंटरफेरेंस पैटर्न तो बनेगा बट इतना ज़्यादा वो टाइम के साथ इतना तेजी से चेंज होता रहेगा, यानी कि उसी पॉइंट पे डार्क ब्राइट सब कुछ बन रहा होगा, तो हमको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे कि वहां पे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कुछ बना भी है। ऑलराइट, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है बट दैट इज नॉट ऑब्जर्वेबल। To get a sustained interference pattern, we need two coherent sources of light. All right? तो ये हो गया हमारा coherent and incoherent sources of lights. Okay. Now let us discuss superposition principle and let us see how mathematically we can find conditions for interference. यानी कि दो वेव्स जब टकरा रहे हैं स्क्रीन पे तो वहां पे वो उस पॉइंट को और ऊंचा करेंगे या फिर एक दूसरे के एम्पलीट्यूड्स को कैंसिल करेंगे, ये हम लोग देखना चाहते हैं। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लोग 11th क्लास में भी वेव्स नाम के चैप्टर में एक बार देख चुके हैं। व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? इफ टू वेव्स आर इंटरफेयरिंग, है ना, दो वेव्स इंटरफेयर करने पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, वेक्टर में भी पढ़ चुके हैं, फोर्सेस में भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि हाउ फोर्सेस मल्टीपल फोर्सेस आर गेटिंग एडेड। ओके, वैसे ही मल्टीपल वेव्स कैसे ऐड होते हैं उसी को बताता है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे मान लो कि कई सारे लाइट वेव्स यहाँ पे आ रहे हैं इस पॉइंट P पे स्क्रीन पे, ऐसे वेव अब वेव की तरह बना रहे हैं ना हम लोग लाइट को। ओके, ये हमारा सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, ये सोर्स S3 है, इस तरीके से डॉट 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 n सोर्सेस हमारे पास हैं, जिसके वजह से यहाँ पे वेव पहुंच रहा है इस पॉइंट P पे। ऑलराइट, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट पहले वाले के द्वारा अगर हमारा वेव फंक्शन y1 है
ओके, A1 साइन ओमेगा टी ऐसा। दूसरे की वजह से है Y2 डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट फंक्शन मतलब कि वो वहां पे पॉइंट पे बार ऊंचा है नीचा है ऐसा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। Y2 इज A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन ऐसा करके, इस तरीके से ये सारे के वजह से वेव फंक्शंस हैं ये सारे। ओके, सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है कि इस पॉइंट P पे जो मिलने वाला रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है y, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा P पे, दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव्स, है ना। तो एक बार लिख लेते हैं जरा इसको हम लोग कि द रिजल्टेंट यानी कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है दैट विल बी इक्वल टू, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 yn। यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। ओके, so this is superposition principle. That means the resultant disturbance at P is vector sum of individual disturbances produced by individual sources S1, S2, S3 and Sn। डिस्टर्बेंस कहने का मतलब वही है डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टर्बेंस इसलिए कह रहे हैं कि लाइट का वाइब्रेशन है ना, तो डिस्टर्बेंस इन मीडियम। ऑलराइट, अब इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर टू इंटरफियरिंग कोहेरेंट सोर्सेस। दो कोहेरेंट सोर्सेस की वजह से जो वेव पैटर्न बन रहा है, रिजल्टेंट वेव फंक्शन बन रहा है पॉइंट बी पे, दैट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। ऑलराइट, सो लेट अस राइट डाउन interference due to two coherent sources। Interference due to two coherent sources of lights। So let us say कि ये हमारा स्क्रीन है और हमने दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट्स ले लिए। देखो, दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट बनाएंगे कैसे? एक ही सिंगल सोर्स से अगर दोनों लाइट कोहेरेंट सोर्सेस बने हुए हैं तो उसको हम लोग कोहेरेंट कह सकते हैं। ऑलराइट, एक ही सोर्स से बना होना चाहिए। तो हम लोग कैसे बनाएंगे कि एक सोर्स है S, तो इसी सोर्स को दो सोर्सेस बनाने के लिए इस्तेमाल कर लें अगर हम, तो ये वेव छोड़ा है तो ये अब यहाँ पे सेकेंडरी वेव्स बनाएंगे इस तरीके से, और ये भी सेकेंडरी वेव्स। तो ये जो S1 और S2, ये जो दोनों सोर्सेस बन रहे हैं ना, पिन होल टाइप का एक कार्डबोर्ड में कर लेंगे तो वो सोर्सेस हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं S1 S2 को टू कोहेरेंट सोर्सेस। तो सपोज कि एक S1 ने हमारा वेव भेजा इस पॉइंट P पे, स्क्रीन पे, और इसका वेव फंक्शन है हमारा y1 a साइन ओमेगा टी ऐसा। वेव है तो साइनोसॉइडल फंक्शन से हम उसकी डिस्प्लेसमेंट को दिखा सकते हैं, वही हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो है S2 ने भी वेव भेजा यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन S2 का जो वेव फंक्शन है दैट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। ये फाई क्या है? फेज डिफरेंस। okay, so now what we are interested to in is we are interested to find the disturbance function यानी कि displacement function of the resultant wave produced at point P। रिजल्टेंट दोनों के मिलने की वजह से जो वेव बना यहाँ पे, यानी कि ये y का वेव फंक्शन क्या है। ओके, एक एक करके बनाते चलेंगे साथ में, so that it will be much more clearer for you and it will be very beneficial for you to understand the concept। alright, so keep writing। तो अब यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लेट अस फाइंड द कंडीशंस। इसको मिटा दे रहे हैं। जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस होगा यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट
मतलब डिस्प्लेसमेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं, y विल बी इक्वल टू व्हाट, y1 प्लस y2, है ना, दोनों का वेक्टर सम होगा, वही कहा है हमने। सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस इज a1 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे a1 है ना, और ये a2, दोनों अलग अलग एम्पलीट्यूड के हम लोग ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग ले रहे हैं फॉर जनरल आइडिया ऑफ द डिस्कशन। एंड द सेकेंड वन वी हैव इज a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, अब देखो ये साइनोसोइडल फंक्शन है, जैसे याद करो एसी में हम लोगों ने वेव्स को कैसे जोड़ लिया था, तो इसको मैथमेटिकली भी किया जा सकता है, इसको वेक्टोरियली भी किया जा सकता है, तो हम लोग वेक्टर वाला अप्रोच अपनाएंगे। सो वी कैन ट्रीट दीज टू वेव्स लाइक वेक्टर्स, एम्पलीट्यूड ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट्स कैन बी ट्रीटेड लाइक वेक्टर्स एट एन एंगल फाई। तो इसको अगर हम कहें कि लेट दिस y इज इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना, तो यहां पे ये a क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग, वी विल ट्रीट दिस a1 a2 लाइक वेक्टर्स। अगर वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो क्या करेंगे हम लोग, अगर मान लो कि ये हमारा ये a1 है और ये a2 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, फेज डिफरेंस फाई के बराबर, तो इसको वेक्टर की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। सो वी विल मेक पैरेललोग्राम, इससे एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं हम लोग ऐसा। तो रिजल्टेंट जो इस वेक्टर का, जो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी आवर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज व्हाट a इज a। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, यानी कि दिस a कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ, याद करो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सो स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, है ना, ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग डिस्टर्बेंस एट पॉइंट P। ओके, सो दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसको इरेज कर दे रहे हैं। और उसी तरीके से जैसे वहां पे अल्फा निकाला करते थे, जैसे वहां पे अल्फा हम लोग निकाला करते थे दिस एंगल अल्फा, वैसे ही निकाल सकते हैं हम लोग कि, हालांकि अल्फा की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, दिस अल्फा यानी कि इसका फेज क्या है विद द इनिशियल वेव, पहला वाला वेव ये किस फेज में है, तो अल्फा हमको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, याद करो ये होता था हमारा a2 साइन फाई और ये हो जाता था हमारा a2 cos फाई, तो tan अल्फा बराबर a2 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 cos फाई। तो उसको करने की जरूरत नहीं है हमें, इतने से ही हमारा काम चल जाएगा एम्पलीट्यूड निकाल के। ऑलराइट, चलो ओके, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने पा लिया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्टर्बेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a1 a2 2a1 a2 2a1 a2 cos फाई। लेकिन लाइट के लिए हम लोग क्या बात करते हैं, एम्पलीट्यूड्स के टर्म्स में भी बात करते हैं जनरली, लेकिन ज्यादा कन्वीनियंट होता है इंटेंसिटी के टर्म्स में बात करना, यानी कि वहां पे लाइट की इंटेंसिटी क्या है उस पॉइंट P पे जहां पे दोनों वेव्स मिल रहे हैं। ऑलराइट, सो इंटेंसिटी के टर्म्स में अगर बात किया जाए, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1, है ना, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। ऑलराइट, इट इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। सो व्हाट वी फाइंड कि a स्क्वायर यहां पे क्या है, यानी कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू k टाइम्स a स्क्वायर, हम लोग कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट है जो कि दोनों साइड से नलिफाई हो जाता है। सो व्हाट वी कैन राइट इज इंटेंसिटी इज इक्वल टू a स्क्वायर। ऑलराइट, वो दोनों तरफ से नलिफाई हो जाएगा तो k को हम लोग 1 मान लेते हैं। ऑलराइट, सो इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2
cos phi. So this further can be written as, अब देखो a1 स्क्वायर क्या है, इसको हम लोग i1 के बराबर समझ सकते हैं और इसको i2 के बराबर. तो a1 क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखो इंटेंसिटी I1 यानी कि पहले वाले सोर्स का इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू A1 उसके A1 का स्क्वायर यानी कि पहले वाले के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर. तो इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है. ऑलराइट, तो A1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यानी कि I1 को हम लोग लिख सकते हैं, I1 को लिख सकते हैं A1 स्क्वायर. तो A1 हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट I1 मिल जाएगा. उसी तरीके से A2 क्या मिल जाएगा हमें, अंडर रूट I2. ठीक, तो A1 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट I1 और A2 को लिख सकते हैं अंडर रूट I2. तो हमारा इंटेंसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस विल बी गिवन बाय I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos phi, है ना. सो दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी at point P. Okay, so this is resultant intensity at point P when two coherent sources of intensities I1 and I2 are interfering having phase difference phi at point P. Now let us talk about maximum intensity and minimum intensity की बात करें. So maximum and minimum. मैक्सिमम कहने का मतलब क्या है, ब्राइटेस्ट, और यहां पे मिनिमम कहने का मतलब क्या है, डार्केस्ट. यानी कि अगर स्क्रीन पे चमकदार बन गया, दोनों चमकदार चमकदार तो थे लेकिन मिल के और चमकदार बना दिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ब्राइटेस्ट. अब दोनों चमकदार चमकदार मिल के जाके वहां पे डिम बना दिए, चमक रहे थे लेकिन बूझ गए वहां पे मिलने से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मिनिमम का कंडीशन हो जाएगा. ऑलराइट, सो एम्पलीट्यूड्स के टर्म्स में बात करें हम लोग, एम्पलीट्यूड्स. तो देखो फॉर एम्पलीट्यूड टू बी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, उस एक्सप्रेशन 1 से देख के बताओ. यहाँ पे cos phi पे डिपेंड करता है. cos phi, cos फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, वो हो सकता है 1. और वो कब होगा, जब phi इज इक्वल टू 0 है, यानी कि कोई भी फेज डिफरेंस ना हो, दोनों वेव्स आगे पीछे ना हो, दोनों एक ही साथ उठना बैठना करे. ठीक, सो दैट विल हैपन व्हेन phi इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि cos phi is equal to 1. Okay, so A max will be what, under root A1 square plus A2 square plus 2 A1 A2 हो जाएगा. Okay, so what do we get, A max is equal to अंडर रूट. अब देखो ये फॉर्मूले में आ गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 AB, ऐसे फॉर्मूले में तो इसको लिख सकते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर. सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी A1 प्लस A2, है ना. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया, बहुत ही सिंपल. ऑलराइट, यानी कि दोनों जुट जा रहे हैं इस कंडीशन में, यानी दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा है, एड अप हो जा रहा है, तो दोनों चमकदार बनाएंगी, ऑब्वियस सी बात है. जैसे हम दो ही वेव्स तालाब में जाते हैं, अगर दोनों वेव्स यहाँ पे मिलके एक पहला वाला उस पॉइंट को ऊपर उठा रहा था, दूसरा वाला भी ऊपर ही उठाया, तो दोनों मिलके, जैसे ये 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाया है, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाया, दोनों मिलके उठा देंगे 3 सेंटीमीटर, जो रिजल्टेंट वेव बन जाएगा, ऊंचाई उसकी. ओके, नाउ एम्पलीट्यूड मिनिमम की बात कर ली जाए. एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग. सो एम्पलीट्यूड ए मिनिमम के बराबर कब होगा, ए मिनिमम के बराबर. देखो हमारे पास है एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi. मिनिमम कब होगा ये एक्सप्रेशन मिनिमम कब होगा, व्हेन cos phi इज इक्वल टू मिनिमम. अब cos फंक्शन मिनिमम कब होता है, 0 नहीं, कब होता है मिनिमम, -1 पे, जब cos phi का वैल्यू -1 हो जाए. तो वो कब होगा, व्हेन phi इज 180 डिग्री.
180 डिग्री के लिए। तो ये एम्पलीट्यूड मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा, देखो एम्पलीट्यूड मिनिमम विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। सो व्हाट डू वी गेट, एम्पलीट्यूड मिनिमम विल बी इक्वल टू a1 माइनस a2। ऑलराइट, तो देखो मिनिमम क्या हो गया, कब मिलेगा हमको, जब दोनों के एम्पलीट्यूड्स एक दूसरे में से घटाए जाएं, यानी कि एक वेव जो है इस पार्टिकल को ऊपर उठाने के चक्कर में है तो दूसरा इसको डुबोने के चक्कर में है, तो क्या होगा, 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा रहा है, ये 1 सेंटीमीटर नीचे डुबो रहा है, तो दोनों घटेगा ना, एक ही सेंटीमीटर रिजल्टेंट वाला उठ पाएगा। तो वैसे ही जब दो वेव्स लाइट वाले मिलेंगे और ये इसको चमकदार बनाना चाहता है, ये इसको डार्क बना देना चाहता है, तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड्स वहां पे सबट्रैक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, अब देखा जाए, ये तो एम्पलीट्यूड्स के टर्म्स में हुआ, लेकिन इंटेंसिटीज के टर्म्स में देखा जाए जरा, तो इसको अब इंटेंसिटीज के टर्म्स में लिखा जाए। इंटेंसिटीज, तो इंटेंसिटी I विल बी I मैक्स, सेम कंडीशन के लिए होगा, कब, व्हेन फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इंटेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है क्या है, अंडर रूट नहीं I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कॉस फाई 0 के लिए, फाई के लिए 1 हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये अंडर रूट में है ना। सो दिस विल बिकम I मैक्स, दैट कैन बी रिटन एज, ये देखो अंडर रूट I1 का स्क्वायर है, अंडर रूट I2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। लिख के देखना इसको, तभी तो समझ में आएगा, लिख के देखोगे तो क्लैरिटी बन जाएगी कैसे यहाँ से यहाँ पहुँच गए। ओके, सो दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी। देखो यहाँ पे अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो ऐसे ही ये तो I इज इक्वल टू I मैक्स के लिए हुआ, मैक्स के लिए। अब मिनिमम के लिए देख लें जरा, तो मिनिमम के लिए वही चीज अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 180 डिग्री के लिए होगा। ओके, सो फॉर इंटेंसिटी टू बी मिनिमम क्या हो जाएगा, थीटा कह रहे, फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। सो दैट इंटेंसिटी मिनिमम will come out to be under root I1 minus under root I2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। तो इंटेंसिटी मिनिमम कहने का मतलब क्या है कि लाइट वहां पे दोनों जब मिल रहे हैं तो वहां पे डार्क प्रोड्यूस हो जा रहा है, पूरा डार्क हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन रिजल्टेंट अपने अपने इंटेंसिटी से, उनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटी से कम हो जा रहा है। तो ये हो गया हमारा मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये सारे लिख लेंगे अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम की बात हुई। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टिव जैसा कि नाम ही से समझ में आ रहा है, दोनों मिलकर उसको उठाएगा, और डिस्ट्रक्टिव मतलब एक बनाने के चक्कर में तो एक उसको बिगाड़ने के चक्कर में, यानी कि एक उठा रहा है तो एक डुबो रहा है उसको, तो वहां पे घटेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कम मिलेगा इंटेंसिटी इंडिविजुअल इंटेंसिटी से। तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे है हमारा कंस्ट्रक्टिव। नाउ लेट अस राइट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मोर देन इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स, मतलब ए जो है मोर देन इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है। तो जो हमने ए मैक्स पाया है, ए मैक्स इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ओके। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, इज लेस देन द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स। तो जो हमको ए मिनिमम मिला है, ए मिनिमम जो मिला है इज ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऑलराइट,